आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज आज भी बना हुआ है। अब जबकि हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं 2026, तो एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि गजा का मसला हल हो गया है, फिलिस्तीन का मसला हल हो गया है और अब कोई बात नहीं होगी? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और फिलिस्तीन, मैंने बहुत पहले कहा था, आज पेशीन गोइयों की बातें बहुत हो रही थी कि कौन किसने पेशीन गोई की, क्या की, ये वो तमाम। लेकिन मैंने एक चीज कही थी फिलिस्तीन को लेकर के कि फिलिस्तीन पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज बना हुआ है और फिलिस्तीन ही तय करेगा कि दुनिया तानाशाही के जरिए चलेगी या दुनिया लॉ एंड ऑर्डर से चलेगी। कैसे बढ़ेगी दुनिया आगे, ये तय होगा, ये तय होगा फिलिस्तीन से। ये मैंने बात कही थी और आज कई अच्छी स्टोरी मैंने की है। आप जरूर एमएमसी न्यूज इंडिया पे जाकर देखिएगा और उसे सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आज हम बिल्कुल लेटेस्ट खबरें आप खिदमत में पेश करेंगे। और एक बड़ा सवाल, मैं भी खबर से पहले अभी मैं देख रहा था और बड़ा जबरदस्त सवाल है, और सवाल ये नितिन याहू से है। सवाल ये अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी से है। बड़ा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और ये कोई हम नहीं कर रहे हैं, ये अखबार है, इंडियन न्यूज़पेपर है। कुछ लोग इसे पसंद करते, नहीं पसंद करते, इससे मुझसे मतलब नहीं होता है। अभिजात शेखर साहब ने इसे वो किया है। तो यहां पे देखिए, गाजा में इजराइल ने 300 पत्रकारों और उनके 700 से ज्यादा घर वालों का कत्ल किया। नितिन याहू की मीडिया से जंग क्यों, सवालिया निशान। ये हेडिंग बनी हुई, ये आप इसे मामूली न समझें। मैं आपको फुल उसमें करके दिखा देता हूं, ये आप देखिए, ये हेडिंग बनी हुई है। सवाल है आपके सामने, सवाल है पूरी दुनिया के सामने। मैं समझता हूं कि ये पहली ऐसी जंग होगी या कत्लेआम, जेनोसाइड, जिसमें बतौर खास पत्रकारों को निशाना बनाया गया, पत्रकारों को मारा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। देखिए आप, यहां पे जो लिखा है वो मैं पेश कर रहा हूं। गाजा तेल अवीव दोनों से मिक्स। अक्टूबर 2007 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जो अभियान चलाया, उसमें 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 70,000 से ज्यादा लोग। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा पत्रकारों की हत्या को लेकर है, कत्ल को लेकर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध शुरू, जंग शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में 300 पत्रकार और उनके 700 से ज्यादा अहले खाना परिजन मारे गए। यानी कहा जा सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ हमास के खिलाफ नहीं, बल्कि पत्रकारों के खिलाफ भी जंग छेड़ रखी थी या उनका भी कत्लेआम कर रहे थे। ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूं। फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने दावा किया है कि अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से इजराइल ने फिलिस्तीनी पत्रकारों के कम से कम 706 परिवार के सदस्यों को मार डाला, उनका कत्ल किया। सिंडिकेट की फ्रीडम कमेटी ने शनिवार देर रात इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इजरायली सेना जानबूझकर पत्रकारों के परिवारों को निशाना बना रही
ताकि फिलिस्तीन को लेकर रिपोर्टिंग न हो सके। इसका मकसद पत्रकारों की रिपोर्टिंग रोकना, उन्हें चुप करना, उन्हें डराना और सच्चाई को बाहर आने से रोकना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले युद्ध के कारण होने वाली मौतों के बजाय एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और यह रणनीति किसकी है? इजराइल के। जानबूझकर पत्रकारों को मारा गया, उन्हें निशाना बनाया गया। ये तस्वीर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन यहां पे देखिए, यूनियन ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ इजरायली हिंसा और ज्यादा खतरनाक और क्रूर रूप ले चुकी है, जिसमें पत्रकारों के परिवारों और रिश्तेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। यह पत्रकारिता के काम को एक ऐसा अस्तित्व का बोझ बनाने की साफ कोशिश है जिसकी कीमत बेटे, पत्नियां, पिता और माताएं चुकाते हैं। कमेटी के प्रमुख मोहम्मद अल लहाम ने कहा कि 2023 से 2025 के बीच सामने आए मामलों से यह साफ होता है कि इजराइल का मकसद गाजा में सच्चाई की आवाज को कुचलना है। उन्होंने कहा यह एक ऐसी जंग है जिसमें कैमरे और बच्चे के बीच, कलम और घर के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकारों के बेटे, बेटियां, पत्नियां, माता पिता और बुजुर्ग रिश्तेदारों को भी मारा गया है और इससे पहले शायद ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक सच्चाई है, नहीं हुआ इससे पहले। कम से कम 67 पत्रकारों के परिजनों की मौत हुई है। यह सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा, जब कई पत्रकारों के परिवार पहले ही अपने घरों से विस्थापित होकर टेंटों और अस्थायी शिविरों में शरण ले चुके थे। सिंडिकेट ने खान यूनिस के पास एक मामले का उदाहरण दिया जहां पत्रकार हेबा अल अबादला, उनकी मां और अल अस्ताल परिवार के करीब 15 सदस्यों के शव लगभग 2 साल बाद मलबे से निकाले गए। रिपोर्ट मुताबिक ऐसे कई मामलों में पूरे के पूरे परिवार खत्म कर दिए गए, जबकि पत्रकार जीवित बच गए ताकि वे अपने ही परिवार की तबाही के गवाह बने। ये बहुत ही आसान नहीं है। यहां पे आप देखिए पत्रकारिता भी। जांच रिपोर्ट के नतीजों में कहा गया है कि इजरायली हमलों ने बार बार पत्रकारों के घरों, विस्थापन स्थलों और उन इलाकों को निशाना बनाया जहां मीडिया कर्मी और उनके रिश्तेदार रहते हैं। कुछ मामलों में पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। इसमें कहा गया कि पत्रकारों को व्यक्तिगत निशाना बनाने के लिए उनके परिवार को खत्म किया गया। इन मौतों की संख्या के अलावा सिंडिकेट ने गंभीर मानसिक नुकसान की भी चेतावनी दी है। जिन पत्रकारों ने अपने बच्चों, पति या पत्नी या माता पिता को खोने के बाद भी जान बचाई, वे अब ट्रॉमा में हैं, भारी अपराध बोध का सामना कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके काम की वजह से उनके परिवार वाले मारे गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 300 पत्रकारों की हत्या की गई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2025 में इजराइल ने किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा पत्रकारों की जान ली है। तो ये आप देखिए, मैंने क्यों ये रिपोर्ट दिखाई, क्या इसके पीछे वजह थी? वजह साफ थी, और ये इसलिए जानबूझ करके इसको कहा जाएगा क्योंकि आज जब इंटरनेशनल मीडिया गाजा जाना चाहता है, जंगबंदी के बाद इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया के पत्रकार, तो उन्हें इजराइल नहीं जाने दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा? अगर आपको लगता है कि आप हक पर हैं, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो फिर पत्रकारों को जाने दीजिए। उन्हें दिखाने दीजिए कि आपके जुल्म कितने हैं और कितने जालिम हैं आप। हालांकि ये कुछ पोशीदा नहीं रहा, इसलिए नहीं रहा क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था। सोशल मीडिया ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक और पूरे यूरोप को बेनकाब किया। मैं जब यूरोप की बात कर रहा हूं तो मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूं। अरबों को बेनकाब किया कि जो खामोश तमाशाई बने रहे। एक ट्रेंड बहुत चला,
जब ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल को, तो बहुत चला 57 मुल्कों में 57 बहनों की 56 बहनों का एक भाई, ये बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ और इसका असर भी दिखाई। असर ये कि कम से कम दिखावे के लिए ही बयानात आने लगे, मजम्मत होने लगी, लेकिन बहरहाल उससे होता क्या है, आज एक अलग किस्म की बहस हिंदुस्तान में भी छिड़ी हुई है। जावेद अख्तर ने कहा कि कहां है अल्लाह, अगर अल्लाह होता तो 42,000 बच्चे न मारे जाते। मैं इस पर भी बहुत जल्द एक वाकया पेश करूंगा, एमएमसी न्यूज इंडिया पे डालूंगा उसे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाबे खिज्र का, और फिर बताऊंगा। और आज एक मैं किसी आलिम को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि कोई सरकार नहीं चल रही किसी चुनी हुई कि वहां प्रोटेस्ट किया और बस सरकार ने आपकी डिमांड मान ली। ये निजाम कुदरत है, दीन फितरत है, और यहां हर चीज एक वक्त पर होती है, और जालिम जो है वो बेनकाब होता है और उसे सजा भी मिलती है। क्या आपने देखा नहीं कि किस तरह से तबाही आई है? बड़े बड़े सूरमा जो है वो खाक में मिल गए। कुरान में वाकयात मौजूद है, पूरा कुरान आप पढ़ें, 1200 से ज्यादा किस्से वहां पे मौजूद है, पढ़ के देखिए। और एक जुमला और उनका बड़ा अच्छा, उसमें जावेद अख्तर ने कहा कि अल्लाह से अच्छा, खुदा से अच्छा तो अच्छे तो मोदी जी हैं, कुछ सुनते तो हैं। अब मीडिया को तो इसी तरीके का मसाला चाहिए। बहरहाल मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा। अभी जो मैं, मेरे साथ राशिद रिजवी साहब जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन 2-3 जो खबरें हैं मैं उसे बस 1-2 मिनट में उसे मुकम्मल कर लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। और उसके बाद मैं फिर राशिद रिजवी साहब से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेतन्याहू का दौरा है, जो अमेरिका के लिए वो रवाना हो गए हैं, इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक खबर, गाजा में आए भीषण तूफान में इमारत गिरने से एक महिला की मौत हो गई और परिवार के सदस्य घायल हो गए। अब ये गाजा में तूफान भी है, तूफान भी है गाजा में। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह ने जो है वहां पे तूफान भी पैदा कर दिया, आप ये कैसा इंसाफ करने वाला है, ये कैसा वो है। सवाल ये है कि तूफान है, ठंडक है, बारिश है, इजराइल का जुल्म है, लेकिन जिन्हें साहिब कुदरत बनाया है, मालो असबाब दिए, ताकत दी है अल्लाह ने, उनका इम्तिहान कैसे होगा? उनके बारे में कैसे पता चलेगा कि जिन्हें साहिब इख्तियार बना दिया अल्लाह ने, इतनी दौलत दे दी है, वो क्या कर रहे हैं? जो खादिमुल हरमैन शरफैन है वो क्या कर रहे हैं? खैर मैं इस पे बात करूंगा। और आइए, संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता इजराइल के लिए व्यवहारिक संप्रभुता की रक्षा करती है। एक और खबर है, इजरायली सेना ने दक्षिणी कुनेत्रा ग्रामीण क्षेत्र में 5 सीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। और ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां सीरिया की हो चुकी है। राष्ट्रपति का कहना है, ये ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ व्यापक युद्ध में उलझा हुआ है। यानी साफ कर दिया ईरान ने कि हम हालते जंग में हैं। कोई ये ना समझे कि हम जो है ऐसे ही बैठे, हालते जंग में हम हैं, ये ईरान ने आज क्लियर कर दिया। इसके अलावा सूडान के नेता ने संघर्ष के दौरान समर्थन के लिए तुर्की को धन्यवाद दिया और ऐतिहासिक भाईचारा वाले संबंधों की सराहना की है। इसके अलावा ईरान ने रूस के सोयूज विमान पर सवार होकर 3 नए उपग्रहों का प्रेक्षण किया है। इसके अलावा
यहां मैं और आपको बता दूं, कई ऐसी खबरें, खैर मैं धीरे धीरे आऊंगा और उस पर बात करूंगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हो गए। इसके अलावा एक और आई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इजराइल द्वारा सोमाली लैंड को मान्यता देने के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाई है और इसकी मजम्मत की है। ये खबर भी आ रही है। सोमालिया का कहना है कि इजराइल द्वारा सोमाली लैंड को मान्यता देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, उसकी खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के एक कस्बे में बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी रखी और छापेमारी क्या, ये समझ लीजिए कि बस तबाही वहां पे वो कर रहे हैं। तो